अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे CS 201 लेक्चर नंबर 28। लेक्चर नंबर 28 की कंटेंट आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 24 पढ़ा, राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी एलोकेशन इन सी लैंग्वेज। हमने पढ़ा था मेमोरी एलोकेशन के बारे में, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, राइट। उससे पहले हमने 26 और 27 में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स सभी को डिस्कस कर दिया था, राइट, डिटेल के साथ। 2 चैप्टर एक ही वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी एलोकेशन इन C++, ठीक है, और थोड़ा सा मेमोरी एलोकेशन के बारे में, C++ के करस्पॉन्डिंगली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है, ओके। और पिछले लेक्चर का कुछ रिव्यू है, वो ये है कि हमारे पास मेमोरी एलोकेशन C++ के थ्रू कैसे की जाती थी और सी के थ्रू कैसे की जाती थी। वो हमने पहले आपको बता दिया कि हमने मेमोरी एलोकेशन की थी सी लैंग्वेज के थ्रू। कैसे हमने यूज़ किए थे, कैलोक, मेलोक और री एलोक फंक्शन। ये 3 फंक्शन, कैलोक, मेलोक और री एलोक फंक्शन को, इसके थ्रू हमने मेमोरी एलोकेशन की थी। तो हम पिछले लेक्चर्स को जो है ना, ये जो चीज़ें पिछले लेक्चर की वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये वाले लेक्चर्स की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो, हमने इस तरह करके मेलोक लगाया और उसके साइज के अकॉर्डिंगली हमने उसका मेमोरी एलोकेट कर दी थी, राइट। अब इसी तरह हमारे पास एक डेट क्लास है। अब डेट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी मेमोरी भी एलोकेट कर दी। यहाँ पे देखो, डेट क्लास बनाई हमने। हम इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब डेट क्लास के ऊपर भी हम, डेट क्लास ले लो या कोई भी क्लास ले लो, उसके ऊपर भी हम मेमोरी को एलोकेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास डेट, ठीक है, डेट। अब डेट में आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, एक उसका मंथ होता है, एक ईयर होता है और एक डे होता है आपका। तीनों प्राइवेट है और तीनों क्या से कहते हैं, इंटीजर टाइप्स के। तो मैं ऐसे ही करूँगा, इंट डे मंथ, ठीक है, और ईयर, ओके जी। मैं पब्लिकली इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर तो खैर छोड़ो, मैं इसका ना एक 3 मेथड बनाता हूँ, वॉइड सेट डे के नाम से, सेट डे के नाम से, ठीक है जी। और मैंने कहा सेट डे, मैंने कहा एक डे भेज दो इंट डे के नाम से। मैंने कहा दिस डे इज इक्वल टू ये वाला डे, राइट। मैंने आपको पीछे सारी चीज़ें कराई, वॉइड सेट मंथ के नाम से मैंने कहा इंट मंथ, और इस मंथ में भेजो दिस मंथ इज इक्वल टू मंथ, ठीक है। इस तरह मैंने कहा वॉइड सेट ईयर, ठीक है, और मैंने कहा इंट ईयर, दोनों का नाम सेम है, जिसकी वर्ड यूज कर लो, और ईयर इज इक्वल टू ईयर करवा दिया, ठीक है। अब मैंने रिटर्न करवाने देने को गेट डे, मैंने रिटर्न करवा दिया डे को। फिर मैंने कहा इंट गेट मंथ, और मैंने रिटर्न करवा दिया किसको, मंथ को, ठीक है। और इसमें मैंने कहा गेट ईयर, ठीक है जी, और मैंने रिटर्न करवा दिया किसको, ईयर को, ओके जी। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डेट का। मैंने कहा माई डेट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। मैंने कहा माई डेट को, इसकी डेट सेट करो माई। उससे पहले ना मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ जो कुछ सब कुछ डिस्प्ले करेगा। मैंने कहा वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन, ओके जी, ठीक है। अब आपको पता है बाय डिफॉल्ट हमारे मेंबर्स वो कहते हैं प्राइवेट होते हैं। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो ये काम, आप अगर इसको ऊपर लिखो, यहाँ पे प्राइवेट लगाओ या ना लगाओ तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप इसको नीचे भी लिखो ना, और ऊपर यहाँ से कट करके ना, यहाँ से अगर मैं हटा दूँ इनको और नीचे लिखूँ पब्लिक सारे फंक्शंस के बाद, यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट डाल के लिख दूँ, तो उस केस में भी ये चीज़ें चल जाती होती, कोई एरर नहीं होता, ठीक है। हमारी मर्जी है, हम इसको नीचे लिखें या उसको ऊपर लिखें क्लास के अंदर ही, और साथ में एक्सेस स्पेसिफायर लाजमी बताना है कि ये प्राइवेट है। आपको पता है ये प्राइवेट शुरू है ना, तो प्राइवेट के बाद जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी प्राइवेट होंगी, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के बाद जितने भी फंक्शंस आएंगे यहाँ पे, जो जो कुछ भी आएगा वो सारे के सारे क्या होंगे, पब्लिकली होंगे, ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसकी डेट को प्रिंट करवाना है, सी आउट सबसे पहले प्रिंट करो। सबसे पहले क्या होता है, डे प्रिंट होता है ना, डे, कौन सा कौन सा कौन से नंबर का दिन है, क्या डेट है आज, राइट, डे।
और साथ में मैंने कहा जिस तरह मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे यहाँ पे डेट प्रिंट है ना 1 स्लैश, ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे स्लैश लगाओ, अब मंथ को प्रिंट करो, मैंने कहा मंथ को प्रिंट करो, अब लास्ट पे क्या प्रिंट करो, स्लैश लगा के ईयर को प्रिंट कर दो, राइट। तो ये कुछ इस तरह करके मैं डेट को प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके, मैं सबसे पहले कहा माई डेट डॉट सेट डे, डे सेट करो, यहाँ पे डे क्या है, यहाँ पे डेट आ रहा है माशाल्लाह से 1 जनवरी, और मैंने कहा माई डेट डॉट सेट डे मंथ, सॉरी मंथ है ये, और मंथ मेरे ख्याल से जनवरी है। हमारे कंप्यूटर में ना कुछ इस तरह होता है, पहले मतलब मंथ आता है, फिर बाद में वो डे आता होता है, तो इस तरह यहाँ पे कंफ्यूजन ना कर लेना। हम कैसे लिखते हैं डेट, आपको पता ही है, पहले हम डे लिखते हैं, फिर मंथ, फिर ईयर लिखते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने डे फिक्स कर दिया, डे कौन सा 11 जनवरी, और मंथ कौन सा जनवरी 1, ठीक है, और ईयर कौन सा माई डेट डॉट सेट ईयर, तो मैंने कहा 2025, ठीक है जी। ओके, और मैंने कहा माई डेट डॉट डिस्प्ले, अब वो डिस्प्ले कर देगा, सिंपल क्या करेगा 11 जनवरी 2025, मतलब पहले 11 आज तारीख आएगी आज की, ठीक है, उसके बाद वो मंथ आएगा और साथ में 2025 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं ये काम हम इसको कैलॉग मेलॉग फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको पता है हम इसका पॉइंटर भी बना सकते हैं, आपको पता है सब कुछ, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पॉइंटर भी बना सकते हैं इसका, जब हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे ना, हम स्ट्रक्चर्स का पॉइंटर बना पा रहे थे ना, इसी तरह हम इसका भी पॉइंटर बना सकते हैं, और इसको भी मैलॉग फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, और उस केस में मुझे इसको इसके साथ टाइप कास्ट करना पड़ेगा, वहां पे हम इंट के साथ कर रहे थे, इसी तरह मैंने स्टैरिक्स मैलॉग, ठीक है, और मैलॉग के अंदर साइज ऑफ, किसको लिखना, साइज ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू ये रेफर हो रहा है। अगर यहाँ पे इंट होता तो मैं यहाँ पे इंट लिखता, और यहाँ पे भी इंट लिखता, अगर यहाँ पे फ्लोट होता मैं यहाँ पे भी फ्लोट लिखता, और यहाँ पे भी फ्लोट लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है डेट है, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, डेट को लिखना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको रन करके देख लो, सक्सेसफुली रन हो रहा है, हमारे पास मेमोरी एलोकेशन हुई है सी लैंग्वेज के थ्रू, इसके थ्रू सी लैंग्वेज के थ्रू। ओके, फिर मैंने कहा माई डेट, और मैंने अब एरो के थ्रू कॉल करना है, ठीक है, पॉइंटर है तो पॉइंटर किसके थ्रू होता है, एरो के थ्रू, ठीक है, डॉट के थ्रू कॉल नहीं होता, डॉट के थ्रू कॉल नहीं होता। मैंने कहा एरो लगाओ और सेट डे, सेट मंथ, सेट ईयर सबको कॉल करके जो भी आप करवाना चाहो करो, ठीक है। अब मैंने सारा कुछ करने के बाद, प्रिंट करने के बाद मैंने कहा इसको फ्री कर दो, राइट, माई डेट। ओके, ये मैंने मेमोरी एलोकेट करवाई और उसको डी एलोकेट भी करवा दिया। ये हमने लेक्चर नंबर 24 में पढ़ा था, आपको अगर याद हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, ये देखो सर ने आपको करके दिखा दिया, ठीक है, ये तो था सी स्टाइल की मेमोरी एलोकेशन। अब बात करते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर हम कैसे करते हैं मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। कहते हैं द मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस इज कैरिड आउट द यूज ऑफ एन ऑपरेटर कॉल्ड न्यू ऑपरेटर। हम न्यू ऑपरेटर के थ्रू मेमोरी को एलोकेट करते हैं। Notice that new is an operator while the malloc was a function। वहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस थे मेमोरी को एलोकेट करवाने के, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। ये बात याद रखना, सी लैंग्वेज में फंक्शंस हैं मेमोरी को एलोकेट करवाने के या डी एलोकेट करवाने के, सी प्लस प्लस में क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो सर ने ऑपरेटर यूज किया है न्यू इंट, ठीक है, न्यू इंट। तब ये न्यू इंट कैसे यूज है, ये भी सिंपल पॉइंटर के साथ ही यूज होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये सारी चीजें हटाता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने कहा मैंने मेमोरी एलोकेट करवानी है इंटीजर की, तो मैंने कहा इंट स्टैरिक्स ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। तो ये एक किस्म की मेमोरी एलोकेट हो गई है एक इंटीजर के लिए, ठीक है, एक इंटीजर के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई है। वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम फ्री फंक्शन यूज करते थे मेमोरी को डी एलोकेट करवाने के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिलीट ऑपरेटर का मेमोरी को डी एलोकेट करवाने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डिलीट ऑपरेटर लिख के और उस पॉइंटर का नाम लिखना है जिसकी मेमोरी एलोकेट हुई है, ठीक है, उस पॉइंटर का नाम यहाँ पे सिंपली हमने लिख देना है। लिखने के बाद ये देखो सक्सेसफुली रन हो रहा है, कोई मसला नहीं इसको, ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके, अब अगर आप इसको प्रिंट करते हो सी आउट स्टैरिक्स ptr, तो ये क्या देगा आपको वैल्यू, सिंपल, ये आपको गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें कोई वैल्यू भी रखूं, ठीक है, और इसको उसकी मेमोरी में एलोकेट करवाऊं, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के
मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 लिखा, तो इस केस में ये क्या करेगा आपके पास, ये आपको 4 प्रिंट कर देगा। क्योंकि आप जो यहाँ पे चीज़ लिखोगे ना, वो चाहे यहाँ पे आप फ्लोट को ले लो, ठीक है। अगर फ्लोट लिया है तो यहाँ पे न्यू इंट फेल हो जाना, क्योंकि आप फ्लोट को करवा रहे हो तो यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो फ्लोट के केस में ये हमारे पास वैल्यू लेके आ जाएगा, ओके, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया डबल, तो यहाँ पे अगर इधर डबल लिखा है तो अब जब मैंने न्यू स्टैटिक्स ptr इक्वल टू न्यू, यहाँ पे भी मुझे डबल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल के केस में हमारे पास डबल में इस तरह करके मेमोरी एलोकेट होती है। आपकी मर्जी है, पॉइंट कुछ लगाओ, वो आपकी मर्जी, मैंने कुछ लगाया नहीं तो इसलिए आपका घबराना नहीं कि मैंने कुछ लगाया नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, तो ये इस तरह करके हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने डबल की एक अलग यहाँ पे वैल्यू ली थी, डबल मैंने कहा डी वैल्यू, ठीक है, डी कह दिया इसको, मैंने इसको कहा 3.5। ओके, अब मैंने यहाँ पे कोई हार्ड कोडेड वैल्यूज लिखने के बजाय, हार्ड कोडेड वैल्यू बोलते हैं आप कोई भी अपनी तरफ से वैल्यूज, उसको हार्ड कोडेड वैल्यू लिखते हैं। मैंने यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम यूज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये मुझे यहाँ पे उसकी मेमोरी, इसको उठा के, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्रिंट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल की वैल्यू ही यूज करनी है, मैं यहाँ पे कोई इंट की वैल्यू यूज नहीं कर सकता। खैर वो तो चल जानी है, क्योंकि डबल जो है ना, वो मतलब उसके केस में, इंटीजर के केस में वो क्या होगा, वो पॉइंट के बाद वो क्या कर देगा, इसको कास्केड कर देगा, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि अगर आप डबल के लिए मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो तो न्यू ऑपरेटर के बाद भी आप लोगों ने डबल ही लिखना है। अगर इंटीजर करवा रहे हो तो इंटीजर ही लिखना है, अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर करवा रहे हो तो कैरेक्टर ही लिखना है, ठीक है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, ठीक है, ओके। अब इसी तरह मैं एरेज के लिए भी मेमोरी एलोकेट करवा सकता हूँ। वो कैसे, मैंने कहा मेरे पास इंट स्टैटिक्स ptr इज इक्वल टू न्यू इंट, और मैंने कहा यहाँ पे 4 मतलब एरेज बनाओ और उनके लिए मेमोरी एलोकेट कर लो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको फिलहाल छोड़ो, बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 4 बॉक्सेस बन गए मेमोरी के अंदर, जैसे हमारे पास हो रहा था, कैसे हो रहा था, हम क्या करते थे पहले, हम यहाँ पे लिखते थे जी इंट, राइट, इंट स्टैटिक्स, ठीक है, मेलोक, ओके जी, मैंने कहा 10 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, ठीक है, ये हम करते थे पहले, तो वो 10 ब्लॉक्स बनते थे मेमोरी के अंदर और इस तरह करके हमारे पास आ जाता था, ठीक है। वो था कैलोग का केस। कैलोग के केस में हम क्या करते थे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ साइज था, उसके बाद साइज ऑफ दैट टाइप्स होती थी। अब क्या बन रहा है, ये 10 मेमोरी एलोकेट, 10 मतलब मेंबर्स, इस तरह के 10 इंटीजर आप लोगों ने एलोकेट करवा दिए। ये था सी स्टाइल। सी प्लस प्लस का स्टाइल क्या है, सिंपल न्यू कीवर्ड लिखो, फिर उस डेटा टाइप को लिखो जिसकी आप मेमोरी एलोकेट करवा रहे हो, फिर आप बताओ कि कितने एलिमेंट्स एलोकेट करवाने हैं, या अगर आप इस तरह लिखते हो तो ये सिंपल एक मेमोरी एलोकेट होगी और उसमें आप बाद में जाके वैल्यू लिखो, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू लिखो और बाद में इसको प्रिंट करवा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बाद में प्रिंट करवाओ या ना करवाओ वो भी आपकी ही मर्जी है, ठीक है। इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज ये अगर कुछ नहीं लिखते तो इसमें गार्बेज वैल्यू आती है। अगर आप लोगों ने एरेज के लिए करना है तो एरेज के लिए कैसे होगा, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाओ, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। यहाँ पे उन इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो जितने आप लोगों ने एलोकेट करवाने हैं, तो यहाँ पे 10 एलिमेंट्स क्या होंगे, एलोकेट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं इसकी मेमोरी को फ्री करूंगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी कंपाइलर वार्निंग देगा आपको, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, देखो इस तरह करके तो नहीं करना हमने। हमेशा बात याद रखना, जब आप लोगों ने एरे के लिए मेमोरी एलोकेट करवानी है तो उसको डी एलोकेट कैसे करना है। डी एलोकेट करने के लिए जब आप लोगों ने डिलीट ऑपरेटर लिखना है उसके साथ फौरन आप लोगों ने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा देना है उस पॉइंटर के साथ जिसकी आपने मेमोरी एलोकेट करवाई है, इन केस ऑफ एरेज, इन केस ऑफ एरेज, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, उसके साथ आप लोगों ने इसको डी एलोकेट करवा देना है। तो इस तरह करके ये चलता है, ठीक है, ओके। क्योंकि हमने एरेज के लिए करवाई है तो हमने एरेज के लिए ही डी एलोकेट करवानी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सर ने ऐसे ही बताया, कहता है यहाँ पे हमने जब न्यू ऑपरेटर को यूज किया, हमने सिंपल नंबर ऑफ बाइट्स खुद एलोकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर लिखा, यहाँ पे हमने सिंपल न्यू को लिखा। और इसी तरह हम कर सकते हैं इसको फ्लोट के लिए भी, कैरेक्टर के लिए भी, डबल के लिए भी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या है, द ऑपरेटर टू फ्री एलोकेट द मेमोरी यूजिंग न्यू ऑपरेटर इज डिलीट। हमने इसको फ्री करना है तो उसको हम डिलीट के साथ इसको फ्री कर देंगे, ओके। उसके बाद कहता है डिलीट ऑपरेटर फ्रीज द एलोकेटेड मेमोरी दैट इज रिटर्न बैक टू फ्री स्टोर
और यूजेज अहेड। ओके, ठीक है, तो ये क्या करता है, उस मेमोरी को फ्री कर देता है। ओके, और आपको मैंने एक और बात बताई थी कि हमारे पास जो स्टैटिक मेमोरी होती है वो स्टैक पे होती है, और जो हमारे पास डायनेमिक मेमोरी होती है वो कहाँ पे होती है, हीप पे। तो ये डायनेमिक मेमोरी है सी प्लस प्लस के थ्रू, ये भी हीप पे होगी। वो थी सी लैंग्वेज के थ्रू कैलॉग मेलॉग, वो भी हीप पे थी। ठीक है। ओके जी, उसके बाद इसके अंदर भी नल है। अब यहाँ पे सिंपल फंक्शन क्या है, सिंपल इसका जो डिफरेंस क्या है वो ये है कि malloc फंक्शन रिटर्न्स नल पॉइंटर इफ द मेमोरी इज नॉट इनफ। इन सी प्लस प्लस जीरो इज रिटर्न इंस्टेड ऑफ नल पॉइंटर। अगर हमारे पास मेमोरी नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर नल रिटर्न नहीं होता, जीरो रिटर्न होता है। malloc के फंक्शन में क्या होता था, नल रिटर्न होता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्विज है आपका। ओके, कहता है therefore whenever we use new to allocate memory it is good to check the return value against zero for failure of the new operator। हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं अगेंस्ट जीरो। हम सिंपल वहाँ पे लिखेंगे इफ ptr इज इक्वल टू जीरो, वहाँ पे अगर जीरो है तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, अगर जीरो नहीं है तो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद कहता है रिमेंबर न्यू इज एन ऑपरेटर इट इज नॉट अ फंक्शन। ये बात याद रखना, ये ऑपरेटर है, डिलीट भी ऑपरेटर, ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो सर ने क्या किया है, ऑपरेटर लिया, उसके अंदर 10 मतलब मेमोरी ऑफ 10 इंटीजर्स एलोकेटेड डायनेमिकली। उसके बाद कहता है डिलीट IPTR, इसको किया एलोकेटेड इज फ्री एंड रिटर्न टू द फ्री स्टोर। यहाँ पे फ्री हुआ, लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि हमारे पास कभी भी हमने ऐसा नहीं करना है। हेलोट्स पे तो लिखा हुआ है ना, हमेशा अगर आप लोगों ने एरेज के लिए एलोकेट करवाई है तो सिंपल उसको डिलीट करने से पहले आपने डिलीट ऑपरेटर के फौरन बाद सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा देना है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यू ऑपरेटर और क्लासेस के बारे में। अब न्यू ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल वही काम होगा जैसे हम क्या कर रहे थे इसके केस में कर रहे थे। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, डेट ऊपर हमने क्लास बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्लास बनाई हुई है हमने, डेट ऑब्जेक्ट लिया हमने। अब डेट के मैंने कहा माई डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। मैंने गलती की, मुझे बताना आप लोगों ने क्या गलती की। गलती ये है कि मैंने यहाँ पे पॉइंटर नहीं लगाया कि भाई हमेशा ये भी पॉइंटर के साथ ही यूज होते हैं। ओके, न्यू ऑपरेटर भी हमेशा पॉइंटर के साथ ही यूज होता है। ओके जी, ठीक है, तो ये इस तरह करके मैंने क्या कर दिया, डिलीट डेट ऑब्जेक्ट का डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डायनेमिकली एलोकेट करवा दिया। अब इसको डी एलोकेट करवाना मैं क्या करूंगा, डिलीट माई डेट, सिंपल। ठीक है, उधर हम फ्री को यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम डिलीट को यूज कर रहे हैं, और हम बाद में क्या कर रहे थे, इसको नल के इक्वल रखते थे, यहाँ पे भी हम इसको नल के इक्वल ही रख देंगे। ठीक है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई इतनी मतलब घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके जी, तो ये इस तरह करके हमारे पास होता है। उसके बाद सर ने आपको क्या करवाया, हाँ, कहता है जी whenever we instantiate an object of a class the data members are allocated for each object। हम जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो क्या होता है, हर क्लास के मेंबर्स है ना, डाटा मेंबर्स, वो हर एक के ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है, द डाटा मेंबर्स आर एलोकेटेड फॉर ईच ऑब्जेक्ट। वो जो डाटा मेंबर्स होते हैं ना, हम जितने फॉर एग्जांपल हमने 10 से 12 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे ना क्लास के, वो उस 10 से 12 मेंबर्स के लिए एलोकेट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद कहते हैं द मेंबर फंक्शंस ऑक्यूपाई कॉमन रीजन इन मेमोरी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। लेकिन मेंबर फंक्शन के केस में क्या होता है, आप लोगों ने मेंबर फंक्शन पीछे पढ़े हैं, वो सिर्फ वो क्या होता है, हमेशा सभी ऑब्जेक्ट की क्लास के लिए एलोकेट होते हैं, कॉमन मेमोरी लेते हैं। ओके, कहते हैं देयरफॉर साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा मेंबर स्टोरेज एक्सक्लूडिंग द मेंबर फंक्शंस पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास, अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे करवाता हूँ, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, मैंने कहा माई डेट के नाम से मैं सी आउट करवाता हूँ साइज ऑफ, मैंने कहा माई डेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। 12 कैसे आया बताता हूँ आपको, या आप लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा, अगर आप लोगों ने वो अलाइनमेंट और पैडिंग के मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, वो हमने यहाँ पे वो सारे के सारे साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू किया था, राइट। अब यहाँ पे 12 आया, वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास जितने मर्जी मेंबर ऑब्जेक्ट्स हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट्स है, इस केस में क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा, इसमें इसने 120 प्रिंट किया। अब ये कैसे किया, साइज ऑफ कैसे हुआ, यहाँ पे देखो वो कहता है हमारे पास क्या होता है, जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं ना, वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही मेमोरी लेते हैं, लेकिन जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं ना, वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंटीजर है ना, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, 4।
तो ये 3 इंटीजर्स हैं 1 2 3, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ 12। तो एक ऑब्जेक्ट को मिला 12, हमने 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा 120 बाइट्स ये एलोकेट करेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करते हैं, लेकिन फंक्शंस की मेमोरी उनमें काउंट नहीं होती। यहाँ पे देखो फंक्शन के तो कोई बाइट काउंट नहीं हुई ना, हमने तो इसको प्रिंट किया ना, डेट को प्रिंट किया ना, लेकिन फंक्शंस की कोई भी बाइट काउंट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर्स की ही बाइट्स को उसने काउंट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखो उसने माई डेट को कर दिया था, ओके ठीक है। उसके बाद कहते हैं जब न्यू ऑपरेटर क्रिएट होता है ना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, हम क्या करते हैं, इट ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ा रहा हूँ, लीविंग नो नीड ऑफ द यूज ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर की यूज किए बगैर सिंपल आप न्यू ऑपरेटर लगाओ और जितनी मेमोरी से एलोकेट करनी है वो एलोकेट कर लेगा। उसके बाद कहते हैं कॉल्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास वेयर द प्रोग्रामर्स नॉर्मली राइट इनिशियलाइजेशन कोड। ये क्या करता है, आपकी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ओके। उसके बाद कहता है रिटर्न्स पॉइंटर ऑफ क्लास टाइप दैट मींस नो कास्टिंग इज रिक्वायर्ड। यहाँ वहाँ पे मेलोक में तुम कास्टिंग करते थे ना, डेटा डेट स्टैटिक्स इंट स्टैटिक्स, यहाँ पे कास्टिंग सिंपल रिक्वायर्ड नहीं है, सिंपल आप न्यू इंट लिखो या जो भी आप लिखना चाह रहे हो सिंपल आप लिखो, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम सर ने किया है, इतना लंबा तो मैं करूँगा नहीं, छोटा सा, मतलब आपको ये सेट गेट वहाँ पे भी दिए हुए हैं वो खुद कर लेना। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ डेट कि मैंने कहा सी आउट मैंने कहा पैरामीटर लेस, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, इसको पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है ओके जी। पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, इससे मैंने क्या दिया डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, बैक स्लैश एन लगा दूं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। अब ये आपको पता है 10 दफा ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और 10 दफा ही डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। यहाँ पे देखना क्या हुआ, 10 दफा इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया और 10 दफा ही डिस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, क्योंकि हमने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मैं करता हूँ यहाँ पे पॉइंटर के साथ, तो यहाँ पे देखना ना ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैंने कहा माई डेट ऑफ जीरो ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करो, उसमें ये इस तरह करके, ठीक है। ये सबसे पहला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ठीक है पहला कंस्ट्रक्टर कॉल पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ डायनामिकली क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा माई डेट 1 इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। अब ये हुआ दूसरा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। इसी तरह मैंने कह दिया इसको माई डेट ऑफ 2 इज इक्वल टू न्यू डेट। अब ये हुआ तीसरा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते जाएंगे डायनामिकली फिर ही जाके ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, चाहे वो पैरामीटर लेस है या पैरामीटराइज्ड है। अब यहाँ पे आप लोग इसको ब्रैकेट्स दे सकते हो या फिर ना भी दो, ठीक है। आपको पता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम इसको ब्रैकेट्स दें या ना दें हमारी मर्जी, लेकिन अगर पैरामीटराइज्ड है तो ब्रैकेट्स देके वहाँ पे वैल्यूज लगानी पड़ती हैं, ठीक है ओके। तो ये देखो इस तरह करके ये करता है। अब डिस्ट्रक्टर तो कॉल नहीं हो रहा, वो कैसे कॉल होगा भाई, हमने कहा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा डिलीट ऑपरेटर के थ्रू, वहां पे तो सिंपली कॉलर होता ना 10 दफा ही। यहाँ पे आप लोगों ने अगर डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है तो न्यू ऑपरेटर क्या करता है कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, और आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों ने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की है उसको डी एलोकेट करो, फिर डिलीट ऑपरेटर क्या करता है वहां पे मेमोरी को डी एलोकेट करता है और डिस्ट्रक्टर कॉल करता है। ये डिफरेंस है आपका क्लासेस और न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर का, ठीक है। ये इसका कोई कॉम्बिनेशन का आपस में, मैंने कहा डिलीट डिलीट करो सबसे पहले किसको, माई डेट ऑफ जीरो को, पहले ऑब्जेक्ट को डिलीट करो। अब जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ तो पहला डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया, देखो ठीक है पहला डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। इसी तरह मैंने कहा आप डिलीट करो, डिलीट मेमोरी डिलीट करो किसकी, माई डेट ऑफ 1 की, तो यहाँ पे क्या हुआ पहला दूसरा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। इसी तरह तीसरा भी हो जाना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह करके हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, मैंने हमको बताया कि आप लोग क्या करो इसको बनाओ, ठीक है इसको डायनामिकली एलोकेट यहीं पे कर दो न्यू डेट, ठीक है और यहाँ पे बता दो कि 10 डेट्स बना दो। अब ये
बार बार हमें न्यू डेट लिखना नहीं पड़ेगा, भाई 10 दफा ही पहला कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। देखो 10 दफा ही कॉल हो गया। अब मैंने इसको डीएलोकेट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डिलीट, यहाँ पे देखो माई डेट। अब यहाँ पे क्या होगा मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसने मुझे, देखो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से रुक गया, स्टॉप वर्किंग। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ये एरे लगाया है ना, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लगाना है उस पॉइंटर के नेम के साथ। ठीक है, अब ये कॉल करेगा 10 दफा डिस्ट्रक्टर। ठीक है, 10 दफा ही कंस्ट्रक्टर और 10 दफा ही डिस्ट्रक्टर। तो जब भी मेमोरी एलोकेट होगी डायनेमिकली, आप लोगों ने क्या करना है, न्यू ऑपरेटर लगा के उसका डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है। और डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब आप लोगों ने डिलीट ऑपरेटर लगाना है, तब जाके ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये जो था पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर के साथ। अगर आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैरामीटराइज्ड, मैंने यहाँ पे लिखा ना डे मंथ ईयर, मैंने यहाँ पे भी बना लिया इंट डे, इंट मंथ, इंट ईयर। ठीक है, तो मैंने कहा दिस डे इज सॉरी दिस डे इज इक्वल टू डे। इसी तरह मैंने कहा दिस मंथ इज इक्वल टू मंथ। इसी तरह मैंने कह दिया दिस ईयर इज इक्वल टू ईयर। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, तो उनकी वैल्यूज मुझे यहाँ पे देनी पड़ेंगी। आपको मैंने पढ़ाया हुआ पीछे 26 और 27 में, राइट। यहाँ पे कैसे देंगे हम उनको, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये इस केस में ये काम नहीं करता होता। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल पॉइंटर बना लेना इनका। ठीक है, इस तरह बना लिया। बनाने के बाद आप लोगों ने नीचे आके माई डेट इज माई डेट न्यू हाँ माई डेट इज ऑफ जीरो, माई डेट ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाओ। अब देखो सबसे पहले दिन है, तो दिन बताओ जी 10वां दिन है, और मंथ बताओ जी 11वां मंथ है, और 2024 है जी। ये कुछ इस तरह करके काम करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह करके ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। देखो पहला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर में तीन चीजें थी, डे था, मंथ था और ईयर था। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा माई डेट ऑफ वन इज इक्वल टू न्यू डेट। ठीक है, और इसको मैंने कहा अब अब अपनी मर्जी से बताओ कौन सा दिन रखना है आपने। देखो आपको नजर आ रहा है डे मंथ ईयर, तो वो उसकी वैल्यूज तो देनी थी ना मुझे, वहां भी वैल्यूज देना मुश्किल थी, राइट। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे आप करो जी फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे कहो जी 10, 15 और 2023। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह कर देगा। मैंने इनको अब प्रिंट करना है, मैंने कहा माई डेट ऑफ जीरो, इसको डिस्प्ले कर दो। ठीक है, इसको डिस्प्ले कर दो। तो ये माई डेट ऑफ जीरो पे जो वैल्यूज पड़ी हुई है 10/11/2024 वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह मैंने कहा माई डेट ऑफ वन, इसको डिस्प्ले कर दो। तो ये जो यहाँ पे वैल्यूज पड़ी 10/15/2023 उनको भी प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या करना है, डिस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है, मैंने थोड़ा सा इशू कर रहा है भाई। ये तो कॉल हो गया डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिस्ट्रक्टर को कैसे करूँगा, मैंने कहा डिलीट, सिंपल यार, माई डेट। अब मैंने अलग अलग किया तो मुझे कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा। वो केस अलग था जब हम एक ही मरतबा कर रहे थे, ये केस अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही मरतबा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये देखो डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके जी, तो ये हो गया कुछ इस तरह। लेकिन अगर आपके पास कोई और केस है, आप लोगों ने उसी टाइम पे इनको वैल्यूज भी इतनी मेमोरी वैल्यू करवानी, तो आप कुछ इस तरह कर सकते हो जैसे हम एरेज में करते थे, इनिशियलाइजेशन करते थे। सिंपल ये सिंबल लगाओ, ये ब्रैकेट्स लगाओ, यहाँ पे लिखो न्यू, फिर आपकी क्लास के कंस्ट्रक्टर का नेम, जो आपकी क्लास का नेम, डेट। ठीक है, उसके अंदर ये वैल्यूज दे दो। आपने कहा 10, 20, 2024। ठीक है, आगे आप वैल्यूज दो या ना दो, तो ये कुछ इस तरह भी कर देता है। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, अब देखो अगर मैं कुछ और बनाता हूँ, न्यू डेट। अब देखो वो, ये देखो हमारे पास, ये है हमारे पास, ये देखो ये सिंपल एरेस की तरह काम कर रहा है। ये 0 पे है, अगला 1 पे आएगा, उससे अगला 2 पे आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह करके आएगा। मैंने कहा न्यू डेट ऑफ, अब यहाँ पे लिखो जी 1 के लिए मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 10/12/2022। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह कर देगा। ओके, यहाँ पे देखो ये इस तरह भी चल रहा है। ओके, अब
अब देखो मैंने 2 बनाए, तो पहला आपको पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फिर आगे क्या होता है, फिर 1 पे होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे आप इसको लिख दो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा माई डेट ऑफ 0, इसका डिस्प्ले मैसेज कॉल कर दो, तो ये कुछ इस तरह करके कॉल कर देगा, क्योंकि ये डिस्प्ले मैसेज 0 इंडेक्स के लिए कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया 10/20/2024। इसी तरह मैं कर सकता हूँ माई डेट ऑफ 1 के लिए कॉल, तो 1 के लिए डिस्प्ले मैसेज कॉल करो, डिस्प्ले भाई, तो ये कुछ इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके। अब डिस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल करना है, सिंपल आप लिख दो डिलीट ऑफ माई डेट ऑफ 0, सिंपल, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मैंने सारे के सारे डिस्ट्रक्टर भी इसके कॉल करने ही करने हैं, तो भाई आप सिंपल लिख दो यार, आप इसी तरह लिख दो, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है, ओके। तो ये अलग अलग लिखना पड़ रहा है, ओके, ठीक है। तो कुछ इस तरह करके हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं डायनेमिकली, और फ्री करवा सकते हैं डिलीट के थ्रू, वहाँ पे फ्री करवाते थे फ्री फंक्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे सर ने देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पे सर ने किया हुआ है, सबसे पहले मेन फंक्शन भी सिंपल आते हैं यहाँ पे, डिलीट और न्यू माई डेट लिख के यहाँ पे सर ने क्या किया, 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए माई डेट के, और 10 दफ़ा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पैरामीटराइज नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं पैरामीटराइज के अकॉर्डिंगली मैंने, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया, ओके। इसके बाद कहता है कि क्लासेस एंड स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या होता है। ये बात याद रखना, जो हमारे पास होता है ना एवरी डेटा मेंबर और फंक्शन रिटन इनसाइड दी स्ट्रक्चर, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जितने भी हम डेटा मेंबर्स या फंक्शन लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्विज़ है। लेकिन जो हमारे पास क्लासेस के अंदर फंक्शंस या मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। वो क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, क्लास में क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है, ओके। वो हम पे डिपेंड करता है, अगर हम प्राइवेट बनाना चाहें स्ट्रक्चर के अंदर तो हम प्राइवेट भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम क्लास के अंदर अगर हम प्राइवेट बनाना चाहें तो वो प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, लेकिन हम उसको पब्लिक भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके। ये आप पूरी चीज़ पढ़ लेना, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताया कि देयर इज अनदर कीवर्ड प्रोटेक्टेड, एक और कीवर्ड होता है प्रोटेक्टेड, एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, होता है प्रोटेक्टेड, लेकिन प्रोटेक्टेड हम नहीं पढ़ रहे इस कोर्स में। वी आर नॉट यूजिंग दिस कीवर्ड इन दिस कोर्स बिकॉज दैट डील्स विद इनहेरिटेंस, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपकी CS 304, वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। उसके बाद कहता है न्यू ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर। अब इसमें डिफरेंस क्या कहता है, we know whenever we use new to allocate memory, it is our responsibility to deallocate the memory using delete operator। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेज है। अगर हमारी रिस्पॉन्स अगर हमने मेमोरी एलोकेट की है ना खुद एज अ प्रोग्रामर, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डी एलोकेट भी करें डिलीट ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है। कहते हैं फेलिंग विच अ मेमोरी लीक, वही काम होगा जैसे कलोक में हो रहा था, मेमोरी लीक वाला होगा काम, विल हैपन रिमेंबर द मेमोरी एलोकेटेड फ्रॉम फ्री स्टोर और हीप, वही हीप आ गया, डायनेमिक मेमोरी, ठीक है, इज अ सिस्टम रिसोर्स एंड इज नॉट रिटर्न बैक टू द सिस्टम, ठीक है, इवन इफ द एलोकेटिंग प्रोग्राम टर्मिनेट्स, जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट भी हो जाए तो ये वापस सिस्टम को मेमोरी नहीं जाती, अनलेस एक्सप्लिसिटली फ्रीड यूजिंग डिलीट और फ्री ऑपरेटर्स। जब तक आप डिलीट या फ्री फंक्शन के थ्रू इसको डीएलोकेट नहीं करोगे ना, ये तब तक इस सिस्टम को वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। डिलीट ऑपरेटर एंड क्लासेस, वही सिंपल, डिलीट ऑपरेटर एंड क्लासेस के केस में क्या होता है कि डिलीट ऑपरेटर क्लास के केस में डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, न्यू ऑपरेटर क्लास के केस में कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। देखो अब डिलीट ऑपरेटर यहाँ पे सर ने लगाया डिलीट ऑपरेटर, यहाँ पे देखो फिर क्या हुआ, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, देखो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, ओके। तो कुछ इस तरह करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब कहता है न्यू डिलीट आउटसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, वो हम कर ही रहे थे, आपको पता ही है, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे CS 304 में, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पे कहते हैं मैसेजेस और मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है, कहते हैं व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी आस्क दैट ऑब्जेक्ट टू डू समथिंग बाय कॉलिंग अ फंक्शन। अब हम जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फंक्शन के थ्रू उसको कहते हैं कि क्या करो, कोई कुछ करो, मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि टू डू समथिंग, भाई कुछ प्रिंट करो या कुछ करो बाय कॉलिंग अ फंक्शन। हम देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अब वो उसके correspondingly कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्स देगा। दिस वे ऑफ आस्किंग ऑब्जेक्ट्स इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मैसेजिंग, और इन अदर वर्ड्स फंक्शन कॉलिंग इन सेंडिंग अ मैसेज टू द ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज भेजना।
सिस्टम के अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, मैसेजिंग, या हम इसको दूसरे वे में क्या बोलते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, फंक्शन को कि कॉल हो जाओ, ठीक है। सेंडिंग ए मैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ कॉलिंग ए मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेंडिंग अ मैसेज इज अ सिनोनिम, सिनोनिम है किसका, मेथड को कॉल करने का। मैसेज सेंड करना क्या है, इसको हम दूसरी तरह, इसका मुतरादिफ क्या है कि मैसेज सेंड करना, इसका मुतरादिफ क्या है, मेथड को कॉल करना या फंक्शन को कॉल करना। द वर्ड मेथड इज फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। एक मेथड क्या है कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ कि कुछ करो, ठीक है, मतलब डिस्प्ले करो ना, इसके नाम से शो हो रहा है कि डिस्प्ले करो। इस तरह का करके मैं इसको ना मैसेज भेज रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, ये बताना चाह रहा। सो द होल प्रोग्राम इज सेंडिंग मैसेज एंड गेटिंग रिस्पॉन्स बैक। इट इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स, ठीक है। तो ये होता है मैसेज और मेथड्स। मैसेज के थ्रू हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को मैसेज भेजते हैं कि भाई कॉल हो जाओ, फंक्शन फिर आपको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। कहता है क्लासेस को हमने एक्सटेंड किया सी प्लस प्लस के थ्रू। सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास क्या आया, क्लासेस आई, ठीक है। उसके बाद टिप्स हैं जी, क्लासेस आर वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग दी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये क्लासेस ही ऐसी हैं जो हमने सी से सी प्लस प्लस को बना दिया, ओके। whenever new operator is used, no number of byte size of operator is required and no cost is applied to convert these pointer of that type, ठीक है। whenever new operator is called to create an object, the constructor is also called for that object। ये आपको बता दिया। It is a good practice that whenever you write a class, use a constructor function to initialize the data members or to some meaningful values, okay जी। उसके बाद कहता है the usual practice is to use constructor to allocate memory, system resources and destructor to deallocate memory और return the resources back to the system। आप लोगों ने अगर मेमोरी एलोकेट करनी है क्लासेस के अंदर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मेमोरी एलोकेट करो और डी एलोकेट कहाँ पे करो, डिस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।